मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर का पेपर जो सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट का 2015 का पेपर। इसके पहले वाले लेक्चर में 2016 का कराए थे, तो अगर आप पहली बार देख रहे हो इसको तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान का समास विग्रह जब करेंगे तो ये होगा योग का दान। क्या होगा? योग का दान। तो जिस समास में परसर्ग या कारक चिन्ह आते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो योगदान में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कर्मधारय की पहचान क्या है साथियों? इसमें है जो आता है। क्या आता है? है जो आता है। जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में है जो आएगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कैसा समास है? कर्मधारय समास है। और बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होता है मित्रों? दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन। तो दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। ठीक। और अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है मित्रों? इसमें भर, हर, यथा, ये सब जब शब्द के आगे आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो योगदान में किस प्रकार का समास होगा साथियों? तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है? तो उच्छ्वास का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत प्लस क्या हो जाएगा? श्वास। क्या होगा? उत प्लस श्वास। तो इसमें कौन सी संधि होगी साथियों? इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, जो हर समय अपना मतलब साधता है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो या साधता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मित्रों परमार्थी, ऑप्शन बी है स्वार्थी, ऑप्शन सी है स्वार्थी और ऑप्शन डी है मतलबी। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वार्थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। तो बहिर्मुखी को जो हम अलग अलग लिखेंगे, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? बहि। क्या हो जाएगा? बहि प्लस मुखी। बहि प्लस मुखी। इसमें मूल शब्द क्या है? मुखी। और इसमें उपसर्ग क्या होगा मित्रों? बहि होगा इसमें उपसर्ग। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों? बहिर्मुखी में इसमें होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इसमें आपको पहचानना है कि मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन बी है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ऑप्शन सी है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ऑप्शन डी है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? मिश्र वाक्य की पहचान होती है जब पहला शब्द दो सरल शब्द जुड़े होते हैं और पहला शब्द दूसरे शब्द पे निर्भर करता है, तो ये होता है मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होता है साथियों? जब आप उसके बीच में ताकि, कि, इसलिए ये सब आ जाते हैं तो क्या होता है? वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है साथियों? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। तो इसमें वरन लग के ये दोनों सरल शब्द जुड़े हुए हैं, तो ये इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो इन सभी में मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी जो है इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है साथियों, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित
प्रतिबिंब है यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है मित्रों हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी है नगेंद्र, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है साथियों? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है छायावाद युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है छायावादोत्तर युग। तो मर्यादा किस युग की पत्रिका है साथियों? ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है मित्रों, कृतज्ञ का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है कृतघ्न, ऑप्शन बी है अभ्यस्त, ऑप्शन सी है संपादित, ऑप्शन डी है कर्तव्य। तो अभ्यस्त का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आदती। क्या होता है? जब किसी चीज की आदती हो जाती है, किसी चीज की लत पड़ जाती है, तो उसे कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति को या इस व्यक्ति को, राम को, इस चीज का अभ्यस्त हो गया, ये आदी हो गया इस चीज का। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? कृतघ्न होगा। क्या होगा? कृतघ्न होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, संकीर्ण का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? संकीर्ण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्कीर्ण, ऑप्शन बी है उदार, ऑप्शन सी है विकीर्ण, ऑप्शन डी है अनुदार। तो उदार का विलोम क्या होता है? उदार का विलोम अनुदार होगा। ये तो इसका विलोम हो गया। तो संकीर्ण का मतलब क्या होता है साथियों? संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ा हुआ, संकुचित। तो संकीर्ण का जो है उसका विलोम पूछा गया, तो विलोम क्या होगा? विकीर्ण या विस्तारित। तो इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मृगधर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मृगधर का पर्यायवाची। मृगधर के शब्द से क्या अर्थ आप निकाल रहे हैं? जो मृग को धरता हो, पकड़ता हो, उसको दबोचता हो। तो ये कौन काम करता है? ऐसा काम सिंह करता है। कौन करता है? सिंह करता है। तो मृगधर किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा सिंह का पर्यायवाची। ठीक। और मयूर का पर्यायवाची क्या होता है? मोर। मोर इसका होता है सिखी। सिखी। ठीक। और शिव का पर्यायवाची क्या होता है? शंकर। शंकर। भोले। भोले। इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाल। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, पराग का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? पराग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है सुगंध, ऑप्शन डी है सुकुमार। तो सुकुमार किसका पर्यायवाची होता है? ये मुलायम का होता है। मुलायम। मुलायम, नरम, ये किसका पर्यायवाची होता है? सुकुमार का। और पराग का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? सुगंध। पराग का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध। फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, सुमन, कुसुम। क्या होगा? कुसुम। और भारती किसका पर्यायवाची है? ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। किसका है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो भारती का क्या हो जाएगा? सरस्वती। सरस्वती, वीणा पाणी। ठीक। तो पराग का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध। अगला प्रश्न है साथियों, गयंद का सही अर्थ व्यंजक निम्न में से कौन सा है? गयंद का सही अर्थ व्यंजक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है बड़ा घोड़ा, ऑप्शन बी है जंगली भैंसा, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है बड़ा हाथी। तो गयंद का अर्थ व्यंजक क्या होता है साथियों? ये बड़ा हाथी होता है। क्या होता है? बड़ा हाथी। अगला प्रश्न है, मूढ़ चेता का सही अर्थ व्यंजक निम्न में से कौन सा है? मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। तो वही उसमें पूछा गया है कि मूढ़ चेता का अर्थ व्यंजक कौन सा होगा? तो मूर्ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रायोगिक का सही अर्थ व्यंजक निम्न में से कौन सा है? प्रायोगिक का सही अर्थ व्यंजक कौन सा है? ऑप्शन ए है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, ऑप्शन बी है जिसे पहले प्रयोग किया जा चुका हो, ऑप्शन सी है जिसका प्रयोग भविष्य में हो, ऑप्शन डी है
जिसका नित्य प्रयोग हो। तो प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? जिसका प्रयोग किया जा चुका हो। प्रायोगिक का मतलब क्या होगा? जिसका प्रयोग किया जा चुका हो। अगला प्रश्न है साथियों, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में अलंकार है। फिर खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चल गई, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा इसमें? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है संभावना, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है साथियों? मनु मानो जनु जानो। जब किसी वाक्य में किसी पंक्तियों में आते हैं तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जब संभावना प्रकट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? संभावना अलंकार होता है। और अनुप्रास में क्या होता है? इसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। बड़ों की बार बार, बड़ों मतलब अक्षरों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, इस पंक्ति में कैसा अलंकार होगा? ये उपमा अलंकार होगा। क्योंकि हवा को खिली हुई बताया गया ना, हवा को तो आप देख नहीं सकते है ना, तो इसको उपमा दी गई कि हवा कैसी आई? खिली हुई हवा आई। अगला प्रश्न है साथियों, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज भी आज मुख से अपने राम नाम निकालते हैं। इन पंक्तियों में अलंकार है। तो पापी मनुज है तो पापी मनुज राम का नाम, ये तो विरोधाभास हो गया ना, कि जैसे ये पापी मनुज है तो ये राम का नाम कैसे ले सकता है? वो तो आप प्रमाणित पापी है। तो इससे मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार होगा? विरोधाभास। अगला प्रश्न है साथियों, शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए है निर्वेद, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ऑप्शन डी है ग्लानि। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। जिसमें कोई वेद ना हो, उसमें कोई घबराहट की बात ना हो, एकदम शांति से कोई पंक्ति लिखी गई हो, उसे पढ़ने से आपके मन में कोई भाव नहीं आ रहा हो, बिल्कुल श्वेत सा रह रहा हो, तो वही होता है शांत रस का अस्थाई भाव, निर्वेद। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ऑप्शन बी है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन डी है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। क्या होगा? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य ही पहचानना है। ऑप्शन ए है मैं सारी रात भर जागता रहा, ऑप्शन बी है मैं पूरी रात भर जागता रहा, ऑप्शन सी है मैं पूरी रात में जागता रहा, ऑप्शन डी है मैं सारी रात जागता रहा। तो जब पूरी रात आ गई तो इसमें भर की कोई बात ही नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। तो सही इसमें क्या होगा? मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन बी है जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन सी है जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, और डी है जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें सही क्या हो जाएगा साथियों? जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वाक्य पहचानना है मित्रों। ऑप्शन ए है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, ऑप्शन बी है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, ऑप्शन सी है यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, और ऑप्शन डी है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। क्या हो जाएगा? यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। इसमें रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। तो इसमें क्या है? गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डॉट डॉट पर आधारित है।
तो गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ये ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन बी है यश, ऑप्शन सी है प्रशासन, ऑप्शन डी है अहिंसा। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। अगला प्रश्न है मित्रों, इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना है। इसमें डॉट डॉट है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। इसमें कौन सा चीज क्या भरा जाएगा जो राष्ट्रीयता का आधार है? ऑप्शन ए है धर्म सम्मत, ऑप्शन बी है धर्म सापेक्ष, ऑप्शन सी है धर्मानुसार, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न है मित्रों, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डॉट डॉट रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र जनता में राष्ट्रीय भावना, और इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए है संकीर्ण, ऑप्शन बी है अस्वाभाविक, ऑप्शन सी है अनिरंजित, ऑप्शन डी है स्वाभाविक। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। किस रूप से? स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, विकास के लिए आर्थिक डॉट डॉट आवश्यक होती है। विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है विविधता, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी है सक्षमता, ऑप्शन डी है बहुलता। तो विकास के लिए, आपके आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी होता है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है मित्रों। आत्मनिर्भरता आपको सफल बनाती है और जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने से मुक्ति देती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? आत्मनिर्भरता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन इसमें पार्श्विक है? तो सा जो है ये कैसा है? ये संघर्षी व्यंजन है। क्या है? संघर्षी। और पार्श्विक किसे कहते हैं? हम ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और झा किस प्रकार का हो जाएगा? ये चा वर्ण का व्यंजन है। ये तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और या रा ला वा, या रा ला वा, ये कैसे व्यंजन होते हैं मित्रों? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? ये कहां से आया गया माना जाता है? ये कहां से आया हुआ है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है आगत। तो आगत का मतलब क्या होता है मित्रों? कहीं से आया हुआ या कहीं से लिया गया। तो उन्मेष कैसा हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। उन्मेष तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? उन्मेष होता है। क्या होता है? उन्मेष होता है। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? परसर्ग का मतलब कारक भी होता है। तो इसमें ने पर सर्ग किस बोली में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है अवधी। तो अवधी में कैसा परसर्ग होता है? अवधी में होता है तोर मोर। चलिए हम लिख देते हैं। अवधी की पहचान क्या है? इसमें कहते हैं तोर मोर। अवधी भाषा की पहचान यही है। अगर कोई ऐसा बोला तो आप पहचान लीजिएगा, ये अवधी बोल रहे हैं। तोर मोर, और क्या बोलते हैं? मौका और तोका, ये अवधी भाषा की पहचान है। और राजस्थानी में क्या होता है? राजस्थानी में बोलते हैं मारो राजस्थान। तो इसमें ना के जगह ड़ा का प्रयोग करते हैं। राजस्थानी भाषा में ना के जगह ड़ा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कहते हैं बिहारो राजस्थान, तो इससे आप पहचान सकते हैं वो राजस्थानी भाषा बोल रहा है। और किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। ने पर सर्ग खड़ी बोली में लगाया जाता है। और ब्रज भाषा की पहचान क्या होती है? लायो, लायो, और क्या होता है? खायो, खायो, ये होती है ब्रज भाषा की पहचान। जब कोई ऐसे बोल रहा हो तो आप ब्रज भाषा की पहचान कर सकते हैं कि ये ब्रजभाषी है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? हिंदी भाषा का नाम भारतवर्ष में सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए है मित्रों रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले
किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है मित्रों, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में पहले क्या आते हैं? अव्यय आते हैं, यथा, हर, भर, ये सब आते हैं तो अव्ययी भाव होता है। और है जो आता है जिसमें देव जो महान है, ये किस समास की पहचान है मित्रों? ये कर्मधारय समास की पहचान है। किसकी पहचान है? कर्मधारय समास की पहचान है। इसमें बीच में है जो आता है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में या इस शब्द में कर्मधारय समास है। तो मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही थे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी बात है, ठीक। तो साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।